Okay, so topic for today is GST export and import. In this first part of the lecture, I will be talking about export और जितने भी एक्सपोर्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट जीएसटी के अंदर है वो ये सब स्लाइड्स में कवर हो जाएगा. सो ऑल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एक्सपोर्ट विल बी कवर्ड बाय दिस स्लाइड्स. फर्स्ट पॉइंट जो मैं पढ़ा रहा हूं दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. नाउ फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दैट इज व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट. तो वी ऑलरेडी नो इंडिया मीन्स व्हाट, लैंड मास ऑफ इंडिया, and India extends up to 200 nautical mile from the baseline. So India extends up to 200 nautical mile from the baseline, मतलब जो इंडिया का कोस्ट लाइन है वहां से इंडिया 200 nautical mile एक्सटेंड होता है, जिसमें से फर्स्ट 12 nautical mile को अपन बोलता है इंडियन टेरिटोरियल वाटर, वेयर सारे टैक्सेस, ड्यूटीज, लॉस सब एप्लीकेबल है. और जो बैलेंस एरिया होता है उसको अपन बोलता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जहां पे मैं बोल सकता हूँ ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए इंडिया ने 200 nautical mile एक्सटेंड किया हुआ है. So mineral oils, natural gas जो भी extract होता है that belongs to India. So now the question here is all laws are applicable only till 12 nautical mile. तो अगर मेरे को एक्सपोर्ट का डेफिनेशन पढ़ने का है तो इन सिंपल लैंग्वेज एक्सपोर्ट मीन सेंडिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया. सेंडिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया. तो सर प्लेस इन इंडिया तो समझता है, बट प्लेस आउटसाइड इंडिया मीन्स व्हाट? इट शुड बी प्लेस बियॉन्ड 12 nautical mile और शुड इट बी प्लेस बियॉन्ड 200 nautical mile. तो डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया हुआ है कि एक्सपोर्ट का मतलब होता है इंडिया के बाहर जाना. इंडिया मींस 200 nautical mile. सो फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स मस्ट बी सेंट बियॉन्ड 200 nautical mile, तो ही उसको एक्सपोर्ट बोलेंगे, नहीं तो एक्सपोर्ट बोलने वाले नहीं है. So export means sending of goods from a place in India to a place outside India, and then outside India means beyond 200 nautical mile, not beyond 12 nautical mile. आगे जब मैं सर्विसेज का डेफिनेशन बताऊंगा तो उसमें एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट फॉरेक्स से रिलेटेड है. हाउएवर गुड्स का डेफिनेशन इतना ही है. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मींस सेंडिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया. इसका मतलब ये हो गया कि फॉरेक्स जो कंसिडरेशन है फॉरेक्स में मिलेगा या इंडियन रुपीज में मिलेगा, इट डज नॉट मैटर. एज फार एज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज कंसर्न, लॉ में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कंसिडरेशन मस्ट बी रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी, एंड देयरफॉर इन सिंपल डेफिनेशन इंडिया से अगर 200 nautical mile एक्सीड होता है तो उसको एक्सपोर्ट बोलेंगे, नहीं तो एक्सपोर्ट बोलने वाले नहीं है. अगर 200 nautical mile एक्सपोर्ट होता है, एक्सीड होता है, तो फॉरेक्स में पैसा मिले या इंडियन रुपीज में मिले, इट डज नॉट मैटर, इट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपोर्ट. सो दैट इज डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट जो तुम लोग को रीड करने का है. That is it extends up to 200 nautical mile, so beyond 200 nautical mile जाना चाहिए. अब सर जीएसटी में अगर सपोज एक्सपोर्ट पे टैक्स एप्लीकेबल हो गया, अगर सपोज मैं बोल रहा हूं बहुत रेयर केसेस में होता है, सो सर कस्टम ड्यूटी आता है. कस्टम ड्यूटी में 3 टाइप का ड्यूटी है. बेसिक कस्टम ड्यूटी है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज है और जीएसटी है. तो सर जीएसटी में सीजीएसटी आएगा, एसजीएसटी आएगा या आईजीएसटी आएगा. सो अपन ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं. डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर सप्लायर टैक्सेबल टेरिटरी का है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का है. प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब मैंने गुड्स किधर सप्लाई किया, रेसिपिएंट किधर का है, इट डज नॉट मैटर. प्लेस ऑफ सप्लाई इज व्हाट मैटर्स. तो अगर सपोज मैं सर्विसेज दे रहा हूं, ये एग्जांपल गुड्स का है, तो गुड्स में अपन ने पढ़ा था अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो मूवमेंट ऑफ गुड्स में प्लेस ऑफ सप्लाई होता है प्लेस वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट्स. तो अगर मैंने गुड्स इंडिया से यूएसए भेजा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई उसका यूएस होएगा. तो अगर सप्लायर इंडिया का है, प्लेस ऑफ सप्लाई यूएसए है, तो डिपार्टमेंट बोलता है उसको हम लोग इंटरस्टेट सप्लाई मानता है. इंटरस्टेट सप्लाई मानता है मतलब उसके ऊपर आईजीएसटी विल बी एप्लीकेबल. तो दैट इज फर्स्ट जो पॉइंट मैंने पढ़ा है वो एक्सपोर्ट का डेफिनेशन है, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन नंबर 5 में कवर्ड है. सेकंड जो मैंने पॉइंट पढ़ाया उसमें मैंने ये पढ़ा है कि एक्सपोर्ट को इंट्रास्टेट सप्लाई माने या इंटरस्टेट सप्लाई माने, तो वो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर ए में दिया हुआ है. नाउ रूल एक्सपोर्ट, सर एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए, नाउ ये जो मैं बोलने वाला हूं वो गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए कॉमन है और ये बहुत जगह पे रिपीट होएगा. एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स जीएसटी में इंप्लीमेंट किया है. कस्टम्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में अलग जो बेनिफिट्स है वो तो है. पहला जो मेन बेनिफिट है, गवर्नमेंट बोलता है एक्सपोर्ट को हम लोग जीरो रेटेड सप्लाई मानता है. सर व्हाट इज जीरो रेटेड सप्लाई? तो जीरो रेटेड सप्लाई का एक्चुअल मीनिंग सेक्शन 16 में, ये चैप्टर के एंड में आ जाएगा. बेसिक लैंग्वेज में समझना, जब भी कोई भी चीज जीरो रेटेड सप्लाई के डेफिनेशन में आती है तो जो आउटवर्ड सप्लाई होता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है.
मतलब जब मैं सेल करूंगा तो कोई टैक्स नहीं आएगा। तो एक्सपोर्ट इज इक्वल टू जीरो रेटेड सप्लाई। तो इफ एक्सपोर्ट इज इक्वल टू जीरो रेटेड सप्लाई मतलब जब आप आउटवर्ड सप्लाई एक्सपोर्ट करोगे तो कोई टैक्स आने वाला नहीं है। तो सर ये एग्जेम्प्ट हो गया एक तरफ का। अपन ने पढ़ा है एग्जेम्प्ट सप्लाई पे आईटीसी नहीं मिलता है। तो अगर आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो इनवर्ड सप्लाई पे क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। हाउएवर अगर एक्सपोर्ट होता है तो आउटवर्ड सप्लाई तो एग्जेम्प्ट है ही, और जो इनवर्ड सप्लाई है उसके ऊपर तुम लोग को जो आईटीसी है वो भी मिलेगा। सर आईटीसी अगर मिलेगा तो क्या करने का, तो आईटीसी अगर मिलेगा तो तुम लोग टैक्सेस और ड्यूटीज पे करने में यूज कर सकता है। बट सर अगर मैं सिर्फ एक्सपोर्ट करता हूं और मेरा टैक्सेस और ड्यूटीज का लाइबिलिटी नहीं आता है तो गवर्नमेंट बोलता है आईटीसी का हम लोग रिफंड भी देने के लिए रेडी है। ऑलवेज रिमेंबर आईटीसी कैन बी कैरी फॉरवर्डेड फॉर इनडेफिनाइट पीरियड बट इट इज नेवर अवेलेबल एज रिफंड। हाउएवर अगर आईटीसी अवेलेबल यूज नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट तो गवर्नमेंट रिफंड देने के लिए भी रेडी है। सो ओनली दो केसेस है जहां पे आईटीसी का रिफंड मिलता है, एक एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है और एक इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है जो तुम लोग को रिफंड चैप्टर में आएगा। तो सर रिफंड कितना मिलेगा, रिफंड कैसे मिलेगा, वो सब रिफंड चैप्टर जो नेक्स्ट पढ़ाऊंगा उसमें आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एज वेल एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज बोथ आर कंसीडर्ड एज जीरो रेटेड सप्लाई। मतलब एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं आएगा बट जो इनवर्ड सप्लाई है उसके ऊपर आईटीसी मिलेगा। आईटीसी टैक्स पे करने में यूज करो, अगर यूज नहीं हो रहा है तो रिफंड ले लेना। सर जब एक्सपोर्ट करते हो ये जो जीरो रेटेड का कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली वो इट इज बेनिफिट फॉर द आईटीसी। बट सर एक्सपोर्ट पे टैक्स आएगा या नहीं आएगा, तो सेकेंड बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया रिफंड ऑफ टैक्सेस। पहला जो जीरो रेटेड सप्लाई था उसका मेन बेनिफिट है रिफंड ऑफ आईटीसी। अगर गवर्नमेंट बोलता है कि एक्सपोर्ट पे हम लोग तुम लोग को दो ऑप्शन देता है। जब तुम लोग गुड्स एक्सपोर्ट करता है तो ऑप्शन नंबर 1 यू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड और साइन अ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो या तो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दो या तो एलयूटी साइन कर दो। अगर तुम लोग बॉन्ड और एलयूटी साइन करता है तो एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स ही नहीं आएगा। अगर एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं आ रहा है तो आईटीसी का रिफंड ले लो। एंड द सेकेंड बेनिफिट अवेलेबल इज, अगर आप लोग को बॉन्ड और एलयूटी ट्रांजैक्शन में नहीं जाने का है तो व्हेन यू एक्सपोर्ट द गुड्स यू पे टैक्स ऑन सच एक्सपोर्ट। वंस यू पे टैक्स ऑन सच एक्सपोर्ट आईटीसी तो आपका यूटिलाइज हो जाएगा वो टैक्स पे करने में, और जो टैक्स आपने एक्चुअल में कैश में पे किया है डिपार्टमेंट उसका रिफंड आप लोग को दे देगा। So in case of export, you have two benefits. One is export without payment of tax. In that case, you have to sign LUT or execute a bond. ITC will be available as refund. And the second benefit is आप लोग टैक्स पे करो, टैक्स पे करने में आईटीसी यूज हो जाएगा, और जो आईटीसी यूज होने के बाद कैश में टैक्स गया गवर्नमेंट उसका रिफंड दे देगा। दैट इज रिफंड ऑफ टैक्सेस। ओके, नाउ गवर्नमेंट बोलता है अंडर जीएसटी वी हैव प्रोवाइडेड अ बेनिफिट ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स। तो इफ एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट मैंने कोई टैक्स पे किया होगा या आईटीसी का रिफंड लिया होगा या टैक्स पेमेंट का रिफंड लिया होगा, सो दैट इज एलिजिबल। हाउएवर अगर सेम ट्रांजैक्शन पे मैंने कस्टम में ड्यूटी ड्रॉबैक लिया है तो कस्टम में जो ड्यूटी ड्रॉबैक लिया है तो उसके अगेंस्ट से रिफंड नहीं मिलेगा। Either you can claim benefit of duty drawback or you can claim benefit of GST refund. Both cannot be taken together. So that is what I have written over there. Refund is not eligible if duty drawback is claimed. And ये सब concept क्यों है? Export promote करने के लिए। One of the benefit of export is there is no tax on export of goods or export of services. But if on any particular product or any particular services government ने export duty charge किया है, मतलब गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट का प्रमोशन या बेनिफिट देने का नहीं है, तो इन दैट पर्टिकुलर केसेस इफ एक्सपोर्ट इज सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी देन यू हैव टू पे एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड दैट एक्सपोर्ट ड्यूटी विल नेवर बी अवेलेबल एज रिफंड। नॉर्मली एक्सपोर्ट पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है और वो टैक्स नहीं भरने के लिए यू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड और एलयूटी। हाउएवर टैक्स एप्लीकेबल नहीं है बट फिर भी तुम लोग ने टैक्स भरा तो स्टिल इट विल बी कैलकुलेटेड एज एक्सपोर्ट प्रमोशन because export is not taxable normal case mein. However, if on a particular product export is subject to duty or taxes, then government do not want to promote that product. In short, in that case export का refund नहीं मिलेगा, ITC का भी refund नहीं मिलेगा. So normally export promotion में you have two benefits. One is export can be made without payment of tax and ITC can be availed as refund. Second benefit is if export is paid
export is made after payment of tax, तो ITC can be availed and the balance tax paid shall be available as refund. However, अगर कोई duties taxes refund पे एक्सपोर्ट पे एप्लीकेबल है तो रिफंड नहीं मिलेगा, और कस्टम में ड्यूटी ड्रॉबैक पे किया तो जीएसटी में रिफंड नहीं मिलेगा. ओके. रूल 96 जो अपना नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का बेसिक डेफिनेशन मैंने बताया और उससे रिलेटेड बेनिफिट्स मैंने बताया. रूल 96 जो है वो प्रोसीजर बता रहा है कि एक्सपोर्ट के प्रोसीजर क्या है. रिफंड का प्रोसीजर नहीं बता रहा हूं मैं. तो रिफंड क्लेम करने का है, हाउ मच रिफंड कैन बी क्लेम वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा. व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट रिफंड वो मैं रूल 96 में बता रहा हूं. सो सिंपल है. जो एप्लीकेंट है असेसी और एक डिपार्टमेंट ऑफिसर दैट इज कस्टम ऑफिसर. डिपार्टमेंट बोलता है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में हम लोग ने प्रोसीजर एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है. नॉर्मली एक्सपोर्ट में एक जीएसटी आरएफडी फॉर्म एप्लीकेबल होता है, तो यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन इन जीएसटी आरएफडी 1 प्लस उसके साथ साथ आप लोग को डॉक्यूमेंट्स अटैच करके सबमिट करना पड़ता है. हाउएवर गवर्नमेंट ने रूल 96(1) में स्पेसिफिकली बोल दिया है कि जब तुम लोग एक्सपोर्ट करेगा तो कस्टम्स के अंदर तुम लोग शिपिंग बिल फाइल करता है, और वो जो शिपिंग बिल है उसी को हम लोग एक्सपोर्ट रिफंड एप्लीकेशन मान लेगा. मतलब तुम लोग को सेपरेटली आरएफडी 1 फाइल करने का जरूरत नहीं है. रिफंड कितना मिलेगा वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा. रिफंड के लिए एप्लीकेशन कैसे देने का है वो मैं ये चैप्टर में बता रहा हूं. सो नॉर्मली यू हैव टू अप्लाई फॉर रिफंड इन जीएसटी आरएफडी 1. हाउएवर इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मैं बोल रहा हूं, ये वाला पॉइंट सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है. इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स यू कैन एक्सपोर्ट द गुड्स बाय फाइलिंग शिपिंग बिल. वो तो कंपलसरी है कस्टम में, तो जीएसटी का प्रोसीजर बच गया. सर शिपिंग बिल फाइल करने के बाद इमीडिएटली रिफंड मिल जाएगा? नहीं. शिपिंग बिल फाइल करने के बाद जो पीरियड में तुम लोग ने एक्सपोर्ट किया है, से अगर तुम लोग ने एक्सपोर्ट किया है जनवरी में, तो जनवरी का तुम लोग को रिटर्न्स फाइल करना पड़ेगा. जीएसटीआर 3 और 3B एज द केस में भी प्रेजेंटली 3B एप्लीकेबल है. सर तो शिपिंग बिल फाइल किया, रिटर्न्स फाइल कर दिया तो रिफंड इमीडिएटली मिल जाएगा. तो डिपार्टमेंट बोलता है कि शिपिंग बिल में मल्टीपल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, तो हर एक प्रोडक्ट के लिए नॉर्मली आदमी सेपरेट शिपिंग बिल फाइल नहीं करता है, एक ही बिल के अंदर हर एक गुड्स का नाम डिटेल लिखता है. तो वो हर एक गुड्स का डिटेल गवर्नमेंट को सेपरेटली चाहिए. मतलब गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, मतलब इनवॉइस चाहिए. तो इनवॉइस आप लोग को फाइल मैन्युअली करने का जरूरत नहीं है. गवर्नमेंट बोलता है वो भी तुम लोग हमारे वेबसाइट पे सीधा अपलोड कर दो. आइस गेट जिसको बोलते हैं, ICEGATE. सो 96(2) रूल मेरे को बोलता है कि आप लोग ने शिपिंग बिल फाइल किया, रिटर्न्स फाइल किया, उसके बाद सारे इनवॉइस अपलोड कर दो. और वो जो इनवॉइस अपलोड किया है वो सारे के सारे तुम्हारे सेल इनवॉइस है, तो उसका डिटेल तुम लोग को जीएसटीआर 1 में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा फॉर दैट मंथ. आई थिंक समझेगा. सो फर्स्ट पॉइंट क्या था, रिफंड क्लेम करने का है तो आरएफडी 1 चाहिए, बट गुड्स के रिफंड में शिपिंग बिल सफिशिएंट है, आरएफडी 1 का जरूरत नहीं है. आरएफडी 1 शिपिंग बिल के हिसाब से रिफंड मिल जाएगा? नहीं, आप लोग को रिटर्न्स फाइल करना पड़ेगा. रिटर्न्स फाइल करने के बाद या रिटर्न्स फाइल करने के पहले कभी भी तुम लोग को गवर्नमेंट के आइसगेट वेबसाइट पे जीएसटी इनवॉइसेस, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस अपलोड करने पड़ेंगे, और वो एक्सपोर्ट इनवॉइसेस तुम लोग के जीएसटीआर 1 में भी मैच होना चाहिए. अगर इतना प्रोसीजर तुम लोग कंप्लायंस कर देता है तो डिपार्टमेंट 96(3) में बोलता है कि हम लोग को जैसे इंटीमेशन मिल जाएगा कि जीएसटीआर 3 और 3B अपलोड हो गया है, हम लोग जो रिफंड क्लेम है उसको प्रोसेस कर देगा. रिफंड क्लेम अगर प्रोसेस हो गया तो तुम लोग को रिफंड तुम्हारे बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा. तो जितना भी IGST तुम लोग ने एक्सपोर्ट पे किया होगा, which is eligible as refund, that will be processed directly in your bank account electronically. कोई कैश कलेक्शन का जरूरत नहीं है. सो रिफंड कितना मिलेगा मैं बार बार बोल रहा हूं, वो अपन रूल 89 में पढ़ने वाला है, सेक्शन 54 में पढ़ने वाला है, जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा. अभी मैं सिर्फ प्रोसीजर बता रहा हूं. तो सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का डेफिनेशन मैंने बताया. सेकेंड पॉइंट मैंने बताया कि एक्सपोर्ट को IGST कंसीडर किया जाता है, इंटरस्टेट कंसीडर करते हैं. थर्ड पॉइंट मैंने बताया एक्सपोर्ट में 2 बेनिफिट है, उसको जीरो रेटेड सप्लाई मानते हैं और ITC जो है वो अवेल कर सकते हो. सेकेंड बेनिफिट टैक्स का रिफंड मिलता है. एक्सपोर्ट पे ड्यूटी पे नहीं किया तो ITC का रिफंड ले लो, और अगर एक्सपोर्ट पे ड्यूटी पे किया तो जो एक्सपोर्ट ड्यूटी पे किया है उसका रिफंड ले लो. बट अगर कोई गुड्स स्पेसिफिकली टैक्सेबल है एक्सपोर्ट में तो रिफंड भूल जाने का, और कस्टम में ड्यूटी ड्रॉबैक लिया तो जीएसटी में रिफंड भूल जाने का. 2 बेनिफिट कभी साथ में नहीं मिलता है. ओके. सेकेंड टाइप ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में बोल रहा हूं,
अगर नॉर्मली क्या होता है, अपन एक्सपोर्ट करते हैं तो या तो ड्यूटी पे ही नहीं होता है, ड्यूटी मतलब मैं आईजीएसटी की बात कर रहा हूं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट जीएसटी ओवर हियर। तो जब मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो आईजीएसटी जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं होता है, अगर पे कर भी दिया तो आपको रिफंड मिल जाता है। हाउएवर अगर तुम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो भूटान में, सो इंडियन गवर्नमेंट अपने नेबरिंग डेवलपिंग कंट्रीज को कैश सब्सिडीज देता है, कैश सब्सिडीज देता है। पहले नेपाल भी था, नेपाल अभी डिलीट हो गया, सिर्फ भूटान बचा है। पहले इनिशियली तो बांग्लादेश भी था बट वो भी डिलीट हो गया बिकॉज दे आर नाउ इंडिपेंडेंट। सो जो भूटान गवर्नमेंट है उन लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स सब्सिडीज, कैश सब्सिडीज उन लोग के साथ एक बेनिफिट एग्रीमेंट साइन किया बिकॉज इट इज डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री। तो डिपार्टमेंट बोलता है जब भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अगर भूटान में हो रहा है तो जो एक्सपोर्टर है उसको उसके ऊपर आईजीएसटी पे करने का है। नॉर्मली क्या होता है, एक्सपोर्टर जब आईजीएसटी पे करता है तो उसको रिफंड मिल जाता है। हाउएवर अगर एक्सपोर्ट भूटान में हो रहा है तो भूटान के एक्सपोर्ट में जो एक्सपोर्टर ने आईजीएसटी भरा वो आईजीएसटी का रिफंड तो मिलता है बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ भूटान को रिफंड देता है, एक्सपोर्टर को नहीं देता है। सो रूल 96(8) बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट में पे रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स टू गवर्नमेंट ऑफ भूटान। नॉर्मली एक्सपोर्ट पे अगर आईजीएसटी पे हुआ तो एक्सपोर्टर रिफंड लेता है बट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट टू भूटान रिफंड एक्सपोर्टर के बदले भूटान गवर्नमेंट को मिलेगा। दैट इज जस्ट अ बेनिफिट पास ऑन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू भूटान। सिमिलरली जो मैंने अभी बोला था एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में शिपिंग बिल फाइल किया तो सफिशिएंट है, कोई रिफंड का एप्लीकेशन देने का जरूरत नहीं है। हाउएवर मेरे को बोलता है 96(9) कि अगर एक्सपोर्ट हो रहा है, सर क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रहा है। सर्विसेज एक्सपोर्ट के केस में तो आपको RFD 1 फाइल करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है बिकॉज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में कस्टम नहीं एप्लीकेबल होता है। तो कस्टम एप्लीकेबल नहीं है तो कोई शिपिंग बिल वो सब फाइल नहीं होएगा। तो सर RFD 1 फाइल किया उसके बाद जो भी प्रोसीजर है वो रूल नंबर 89 में आ जाएगा। मैं अभी सिर्फ 96 रूल बता रहा हूं और वो रिफंड चैप्टर में तुम लोग को डिस्कशन में आ जाएगा। सो एक्सपोर्ट के लिए अगर आप लोग को रिफंड क्लेम करने का है जो टैक्स पे किया है, प्लीज अंडरस्टैंड मैं आईटीसी के रिफंड की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कौन से रिफंड की बात कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने इंटीग्रेटेड टैक्स पे किया है। तुम लोग एक तो हेडिंग पढ़ो यार, ये वाला हेडिंग मैंने पढ़ा है, रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो अगर मैं गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा हूं और मैंने बॉन्ड और एलयूटी वाला ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया है, मैंने बोला कि मैं ड्यूटी भरूंगा एक्सपोर्ट पे, तो अगर वो ड्यूटी तुम लोग ने भरा उसका रिफंड चाहिए तो वो रिफंड के लिए तुम लोग को शिपिंग बिल बताना पड़ेगा। अगर गुड्स है तो, सर्विस है तो RFD 1 लेना पड़ेगा, GST R3 फाइल करो, फाइल करने के बाद इनवॉइस अपलोड करो, GST R1 से मैच करवा दो, डिपार्टमेंट प्रोसेस करेगा और तुम लोग को रिफंड बैंक में आ जाएगा। अगर भूटान में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो रिफंड भूटान गवर्नमेंट को मिलेगा, सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो तो रूल 89 उसको गवर्न करता है। सो ये कौन सा कॉन्सेप्ट था सर, ये वो कॉन्सेप्ट है जहां पे मैंने आईजीएसटी एक्सपोर्ट पे किया है। अगर मैंने एक्सपोर्ट पे आईजीएसटी पे किया है तो मुझे रिफंड मिलता है, बट गवर्नमेंट बोलता है कि अगर तुम लोग ने जो गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट किया है उसके ऊपर नोटिफिकेशन नंबर 48, 40 एंड 41 का बेनिफिट लिया है। सर व्हाट इज 48, 40, 41? इसमें गवर्नमेंट ने एक कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करके रखा हुआ है, दैट इज 0.1%, 0.5 CGST, 0.5 SGST एंड IGST अगर है तो 0.1% है। तो ये नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स अप्लाई किया है और इसका भी रिफंड मिलता है, वो सेपरेट प्रोसीजर में जाता है। तो जो लोग नोटिफिकेशन नंबर 48, 40, 41 का बेनिफिट ले रहे हैं उन लोग के लिए सेपरेट प्रोसीजर एप्लीकेबल है। सर उन लोग को रिफंड मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है। उन लोग के ऊपर रेट नॉर्मल या कंसेशनल है? कंसेशनल है, बट उन लोग के लिए प्रोसीजर अलग है। इसके लिए रूल नंबर 96 में बोला है कि ये जो अपन ने ऊपर वाले प्रोसीजर्स पढ़े हुए ना, वो ये 3 नोटिफिकेशन और एक नोटिफिकेशन नंबर 78 वाले गुड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज इन लोग के लिए स्पेशल प्रोसीजर एप्लीकेबल होता है। तो ये बोलना मत कि सर ये नोटिफिकेशन वाले के रिफंड नहीं मिलेगा, इन लोग को रिफंड मिलता है बट वो सेपरेट प्रोसीजर में जाता है। सो इसके लिए 96 में मेरे को बोला हुआ है रूल 96 में कि 4 सप्लाई नॉट एलिजिबल है फॉर रिफंड। सप्लाईज नॉट एलिजिबल में आता है 48, 40, 41 और 78। ये नोटिफिकेशंस में स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है जो कंसेशनल रेट आता है, जिन लोग का सेपरेट प्रोसीजर है, तो इसके लिए ये वाले प्रोसीजर्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। पार्ट 1 जो मैंने पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट पढ़ा, 2
200 नॉटिकल माइल के बाहर जाना चाहिए। पार्ट 2 जो सेक्शन 7 सब सेक्शन 5 मैंने पढ़ाया, एक्सपोर्ट को इंटरस्टेट सप्लाई मानते हैं। पार्ट 3 जो मैंने पढ़ाया वो एक्सपोर्ट में क्या क्या बेनिफिट है वो मैंने बोले, जीरो रेटेड सप्लाई और टैक्स रिफंड वाला। नेक्स्ट जो मैंने पढ़ाया कि अगर मैंने ये ऑप्ट किया है कि मुझे बॉन्ड और एलयूटी साइन नहीं करने का है, मेरे को टैक्स पे करके एक्सपोर्ट करने का है, तो जो टैक्स पे किया उसका रिफंड का जो प्रोसीजर है रूल 96 में दिया है वो मैंने प्रोसीजर इसमें बताया। नेक्स्ट जो 96A है वो बोलता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अंडर बॉन्ड और एलयूटी। प्लीज रिमेंबर यार, ये जो मैंने स्टार्टिंग में जहां पे चैप्टर चालू किया ना, वो डेफिनेशन जब मैंने पढ़ाया वो डेफिनेशन वाज रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर गुड्स, बट जो 96 के प्रोसीजर अपन ने पढ़े, 96A के जो अपन प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं, एवरीथिंग इज एप्लीकेबल फॉर गुड्स एज वेल एज फॉर सर्विसेज। ये कॉमन प्रोविजन है, सिर्फ फर्स्ट डेफिनेशन को छोड़ के बाकी सब चीज जो है वो कॉमन है। सर बॉन्ड और एलयूटी क्या है? तो डिपार्टमेंट मेरे को क्या बोलता है, रजिस्टर्ड पर्सन के पास दो ऑप्शन है, प्लीज अच्छे से सुनना। पहला ऑप्शन है एक्सपोर्ट जब करेगा तो आईजीएसटी पे करो, और जो आईजीएसटी पे किया उसका रिफंड ले लो, जो अपन ने रूल 96 में प्रोसीजर पढ़ा, शिपिंग बिल वो सब वाला। सेकेंड ऑप्शन क्या है, आप लोग जब एक्सपोर्ट करोगे तो बॉन्ड और एलयूटी साइन करके दो, और बॉन्ड और एलयूटी अगर तुम लोग ने साइन करके दे दिया तो तुम लोग को एक्सपोर्ट पे टैक्स भरने का जरूरत है ही नहीं। तो सर ये तो आपने पहले ही बोल दिया था, ये मैं प्रोसीजर बता रहा हूं। प्रोसीजर में एलयूटी जीएसटी आरएफडी 11 में आता है। किसमें आता है? जीएसटी आरएफडी 11। सर एक्सपोर्ट अगर गुड्स हो रहा है तो शिपिंग बिल फाइल करने का, वो तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का जो टैक्स भरा वो रिफंड के लिए जो पॉइंट नंबर 1 रूल 96 में जाता है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे आरएफडी 1 जो था वो एप्लीकेशन फॉर रिफंड है, वो भी रूल 96 में जाता है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये वो ट्रांजैक्शन है जिधर मैंने एक्सपोर्ट पे ड्यूटी नहीं पे किया, मैंने बोला कि मैं बॉन्ड एग्जीक्यूट करके देगा, मैं ड्यूटी नहीं भरेगा। तो अगर तुम लोग ने एलयूटी और बॉन्ड का ऑप्शन एक्सरसाइज किया है तो वो एलयूटी जो होता है वो आरएफडी 11 में आता है। सर ये बॉन्ड और एलयूटी में क्या लिखा होता है? ये बॉन्ड और एलयूटी में आप लोग एक अंडरटेकिंग देता है। सर क्या अंडरटेकिंग है? वो अंडरटेकिंग ये है कि ये जो मैंने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है ना, उसमें जो भी गुड्स या सर्विसेज लिखा होगा वो गुड्स और सर्विसेज में एक्सपोर्ट करेगा। कितने टाइम में एक्सपोर्ट करेगा? जब भी इनवॉइस बनाया वहां से 3 महीने में गुड्स एक्सपोर्ट कर दूंगा। व्हाट इज अंडरटेकिंग या व्हाट इज बॉन्ड? तो बॉन्ड इज योर ऑब्लिगेशन। तो सर व्हाट इज ऑब्लिगेशन? तो ये ऑब्लिगेशन ये बोलता है कि बॉन्ड और एलयूटी में जो तुम लोग ने इनवॉइस लिखा है वो इनवॉइस से रिलेटेड गुड्स एक्सपोर्ट होने वाला है, और कितने महीने में एक्सपोर्ट होने वाला है? 3 महीने के अंदर एक्सपोर्ट होने वाला है। सर्विसेज तो फिजिकली एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है, तो सर्विसेज में गवर्नमेंट बोलता है कि आप लोग एक अंडरटेकिंग दो, ये आरएफडी 11 के अंदर, कि जो सर्विस एक्सपोर्ट किया है उसका जो कंसीडरेशन है वो 1 साल में हम लोग रिकवर करके देगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। आई थिंक समझ रहे हैं। तो सर बॉन्ड और एलयूटी में क्या लिखा रहेगा? बॉन्ड और एलयूटी में तुम लोग एक अंडरटेकिंग साइन करके देता है जहां पे तुम लोग डिपार्टमेंट को बोलता है कि हम लोग गुड्स जो है 3 महीने में एक्सपोर्ट करेगा, और सर्विसेज का जो कंसीडरेशन है वो 1 साल में लाके देगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। और अंडरटेकिंग में ये लिखा रहता है कि अगर इसमें से कुछ भी चीज तुम लोग ने कंप्लाई नहीं किया तो जैसे ही 3 मंथ्स एक्सपायर होएगा ना, उसके 15 दिन के अंदर अंदर, या 1 ईयर सर्विसेज है तो उधर से 15 दिन के अंदर अंदर जो टैक्स का बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया था वो मैं टैक्स तो पे करूंगा ही, प्लस इंटरेस्ट अलग से पे करूंगा। तो बॉन्ड में ये लिखा रहेगा कि जो इनवॉइस नंबर है वो इनवॉइस का गुड्स 3 महीने में एक्सपोर्ट हो जाएगा, या तो सर्विसेज है तो पेमेंट 1 साल में आ जाएगा। अगर 3 महीने और 1 साल में नहीं होता है तो जिस टाइम पे वो पीरियड खत्म हुआ वहां से 15 डेज के अंदर मैं आपको टैक्स भी पे करेगा और उसका इंटरेस्ट भी पे करेगा। दैट इज व्हाट बॉन्ड और अंडरटेकिंग स्टैंड्स फॉर। सर अगर नहीं एक्सपोर्ट हुआ तो मैंने सर्कुलर क्लैरिफिकेशन पे पहले भी बताया हुआ है कि आप लोग को एक्सटेंशन डिपार्टमेंट नॉर्मली दे देता है। सो दैट इज योर बॉन्ड और एलयूटी। नाउ सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड और एलयूटी? तो एलयूटी में नॉर्मली क्या होता है, एलयूटी में आप लोग को सिर्फ एक फॉर्म भर के साइन करके देने का है। बॉन्ड हाउएवर लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें तुम लोग को गारंटर भी चाहिए, श्योरिटी सिक्योरिटी भी देना पड़ता है। तो एलयूटी सिंपली अ फॉर्म जिसको साइन करके दे दो, बट बॉन्ड में यू हैव टू एग्जीक्यूट इट विद श्योरिटी एंड सिक्योरिटी। तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू एग्जीक्यूट एलयूटी। तो डिपार्टमेंट ने इतना एक्सपोर्ट प्रमोशन को बेनिफिट दे दिया है कि बोलता है एलयूटी दे दो, बॉन्ड का जरूरत ही नहीं है।
नो नीड टू एग्जीक्यूट एनी बॉन्ड, एलयूटी दे दो मतलब खुद ही एक फॉर्म भरो, साइन करके दे दो, RFD 11 में 2 मिनट का प्रोसीजर। बट अगर तुम लोग ने प्रोसिक्यूशन चल रहा है और जो 2.5 करोड़ के ऊपर का लाइबिलिटी है, तो फिर तुम लोग को बॉन्ड एग्जीक्यूट करके देना कंपलसरी है, अदरवाइज तो एलयूटी साइन करेगा, सो दैट इज सफिशिएंट। दैट इज रूल नंबर 96A क्लॉज नंबर 5। लेफ्ट हैंड साइड में पढ़ रहा हूं, अ पर्सन हु हैव बीन प्रोसिक्यूटेड फॉर अ केस इन्वॉल्विंग एन अमाउंट एक्सीडिंग 250 लाख, तो 250 लाख को एक्सीड हो रहा है तो बॉन्ड साइन करना जरूरी है। अगर प्रोसिक्यूशन ही नहीं चल रहा है तो एलयूटी दे दो। प्रोसिक्यूशन चल रहा है बट 250 लाख के नीचे का चल रहा है तो भी एलयूटी दे दो। 250 लाख के ऊपर है तो ही बॉन्ड चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। उसका थियरी मैंने आप लोग को लिख के दिया। आई थिंक डिफरेंस समझ रहा है। जो पहले मैंने असेसी और डिपार्टमेंट के बीच में एरो बनाए थे वो तभी एप्लीकेबल होता है जब आप एक्सपोर्ट पे ड्यूटी भरते हो। अगर तुम लोग ने एक्सपोर्ट पे ड्यूटी नहीं भरा तो उसका जो प्रोसीजर है वो ये मैं बता रहा हूं, बॉन्ड और एलयूटी वाला। ओके, ये तो सेम पॉइंट है। गवर्नमेंट बोलता है बॉन्ड और एलयूटी के साथ अगर इनवॉइस चाहिए तो गवर्नमेंट बोलता है वो इनवॉइस जीएसटीआर 1 में आना चाहिए, अपलोड होना चाहिए एंड सो ऑन। सो दैट इज सेम एज योर 96। तो 96A2 सेम पहले वाला रूल है, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट एक्सपोर्ट का टर्म इज टूरिस्ट। पहला जो मैंने बताया था वो एक्सपोर्ट का डेफिनेशन था। फिर मैंने जो बताया वो मैंने बताया कि एक्सपोर्ट पे बेनिफिट्स क्या क्या मिलेगा और एक्सपोर्ट को इंटरस्टेट सप्लाई मानते हैं। एक्सपोर्ट पे जो बेनिफिट है वो गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए सेम है। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा एवरीथिंग इज सेम फॉर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज एक्सेप्ट फॉर द डेफिनेशन। तो 96 और 96A में डिफरेंस क्या है? 96 में आप टैक्स भर के एक्सपोर्ट कर रहे हो और 96A के अंदर आप लोग बॉन्ड और एलयूटी साइन कर रहे हो। सो दोनों के प्रोसीजर मैंने 96 और 96A में बताया। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पढ़ने से पहले सेक्शन 7 और 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में इंट्रा और इंटरस्टेट का डेफिनेशन है। सेक्शन 7 में इंटरस्टेट है, सेक्शन 8 में इंट्रास्टेट है आईजीएसटी एक्ट के अंदर। उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगर कोई भी दुकानदार गुड सप्लाई कर रहा है, पहले तो मैं टूरिस्ट का डेफिनेशन बता रहा हूं। टूरिस्ट मतलब ऐसा आदमी जो इंडिया में 6 महीना या उससे कम के लिए इंडिया में आने वाला है। सो एनी पर्सन हु will stay in India for more than 6 months, so that is not called as tourist. तो tourist means a person who enters India for not more than 6 months. वो जब तुम लोग इंडिया में आता है तो इमिग्रेशन काउंटर पे तुम्हारा पासपोर्ट स्कैन होता है, वीजा स्कैन होता है, तो वो वीजा में पीरियड लिखा रहता है। तो इफ योर वीजा इज वैलिड फॉर लेस देन 6 months, so in that case you will be called as tourist in India. तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टूरिस्ट वो मैंने बताया। अब सर इंडिया में जो भी शॉपकीपर है ना, वो जब गुड्स सप्लाई करता है और वो अगर गुड्स टूरिस्ट को सप्लाई कर रहा है तो डिपार्टमेंट ने सेक्शन 7 और सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में लिखा है कि अगर मुंबई का दुकानदार मुंबई में सामान बेच रहा है तो उसको इंट्रास्टेट सप्लाई बोलते हैं। बट मुंबई के शॉपकीपर ने मुंबई में टूरिस्ट को सामान बेचा है तो उसको इंटरस्टेट सप्लाई ही बोलेंगे, इवन दो ट्रांजैक्शन महाराष्ट्र के अंदर ही है। इफ द गुड्स आर सप्लाइड विद इन द स्टेट तो इंट्रा होता है, बट अगर विद इन द स्टेट टूरिस्ट को सप्लाई किया तो डिपार्टमेंट बोलता है उसको हम लोग इंटरस्टेट सप्लाई बोलेगा। अब जब ये टूरिस्ट जो गुड्स है, पहली बात तो ये पॉइंट सर्विसेज को एप्लीकेबल नहीं है। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया एवरीथिंग वाज एप्लीकेबल फॉर गुड्स और सर्विसेज, हाउएवर दिस पॉइंट इज एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल फॉर गुड्स। अगर ये टूरिस्ट ने ये गुड्स इंडिया में कंज्यूम कर लिया तो फिर रिफंड भूल ही जाओ। बट अगर ये टूरिस्ट अपने साथ वापस से इंडिया के बाहर वो सामान जब लेके जाएगा तो गवर्नमेंट बोलता है कि जो इंडिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर ड्यूटी रिफंड दुकान होता है, काउंटर है ड्यूटी रिफंड, उसको ये गुड्स का बिल बता दो और वो बिल के अगेंस्ट गवर्नमेंट आईजीएसटी का रिफंड दे देगा। आई थिंक समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सो यहाँ पे मैंने क्या बोला मालूम है क्या? पहला ट्रांजैक्शन तो है कि जब इंडिया वाला टूरिस्ट को सामान बेचता है, सेम स्टेट में बेचेगा तो भी वो इंटरस्टेट सप्लाई है और आईजीएसटी लेवी करेगा। और वो टूरिस्ट है अगर वो गुड्स इंडिया में कंज्यूम कर लिया तो भूल ही जाओ। बट अगर इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट लेके जा रहा है अपने साथ तो इन दैट केस उसको आईजीएसटी जो पे किया रिफंड मिलेगा। और आईजीएसटी का रिफंड सेंटर और स्टेट दोनों का होता है, इसके लिए गवर्नमेंट ने आईजीएसटी ट्रांजैक्शन बताया। अगर इस पे सी और एस आ जाता ना तो रिफंड में बहुत मगजमारी होता, बिकॉज जरूरी नहीं है जो स्टेट में आया वही स्टेट से वापस से जाएगा। अगर सपोज इसको इंट्रास्टेट मानते हैं तो महाराष्ट्र में एसजीएसटी चार्ज होता, और अगर वो बैंगलोर से रिटर्न जा रहा है तो बैंगलोर का एसजीएसटी रिफंड बैंगलोर वाला गवर्नमेंट क्यों देगा? तो इसलिए गवर्नमेंट ने आईजीएसटी में इसको कवर कर लिया। आई थिंक समझेगा। सो टूरिस्ट
तभी रिफंड ले सकता है जब वो गुड्स अपने साथ लेके जाएगा। कोई गुड्स उसने इंडिया में कंज्यूम कर लिया तो उसके ऊपर रिफंड नहीं मिलेगा। तो इंडिया से उसने मसाले खरीदे, मसाले के ऊपर आईजीएसटी पेड था, वो मसाला जब इंडिया के बाहर लेके जाएगा तो रिफंड ले सकता है। आई थिंक समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सर्विसेज आर डीम, वो इंडिया में कंज्यूम हो गया तो होटल में रहा, वो सर्विसेज है, उसका जीएसटी पे किया होगा उसने। रेस्टोरेंट में खाना खाया, उसका जीएसटी पे किया होगा। टूर ऑपरेटर पे वो सब का रिफंड भूल जाने का, बिकॉज सर्विसेज आर डीम टू बी कंज्यूम्ड इन इंडिया। तो दिस टूरिस्ट पॉइंट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टूरिस्ट एंड फॉर द पर्पज ऑफ गुड्स। आई थिंक समझेगा। ओके, तो ये एक्सपोर्ट का और एक ट्रांजैक्शन है। अगर टूरिस्ट को दिया तो क्या होगा, ये प्रोविजन तुम लोग पढ़ सकते हो। सिमिलरली एक्सपोर्ट का और एक कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट था कि सर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अगर ड्यूटी पे करके हो रहा है तो क्या होएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट था एक्सपोर्ट बॉन्ड और एलयूटी में हो रहा है तो क्या होएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट था कि सर टूरिस्ट को सप्लाई किया तो क्या होएगा। चौथा कॉन्सेप्ट बोलता है कि ड्यूटी फ्री शॉप और ड्यूटी रिफंड शॉप से एक्सपोर्ट होएगा तो क्या होएगा। सर व्हाट इज ड्यूटी फ्री शॉप एंड ड्यूटी रिफंड शॉप। तो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है कंपलसरी है, इट हैज टू बी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट नहीं चलेगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंटर करते ही जो दुकान है, डिपार्टमेंट उसकी बात नहीं कर रहा है। डिपार्टमेंट बोलता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन काउंटर होता है उसके बियॉन्ड जो डिपार्चर एरिया होता है उसमें थोड़े शॉप्स होते हैं। वो है अपने इंडिया में भी T2 पे है। तो अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के बाद जो डिपार्चर एरिया है उधर जो दुकान है उसको गवर्नमेंट बोलता है ड्यूटी फ्री शॉप या तो ड्यूटी पेड शॉप। दोनों में डिफरेंस मैं बता दूंगा, बट ऑलवेज रिमेंबर इट हैज टू बी एट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट हैज टू बी बियॉन्ड इमिग्रेशन सेंटर एंड इट हैज टू बी एट डिपार्चर एरिया। वो बियॉन्ड इमिग्रेशन सेंटर मतलब डिपार्चर हो गया तो उसको ड्यूटी फ्री और ड्यूटी पेड शॉप बोलते हैं। सर दोनों में डिफरेंस क्या है। नॉर्मली, जरूरी नहीं है ऐसा होएगा, नॉर्मली अगर सपोज इमिग्रेशन काउंटर के वो साइड डिपार्चर एरिया में मैंने एक शॉप, गिफ्ट शॉप खोल के रखा है जिसमें मैं सोवीनियर्स रखता हूं, इंडिया के भी सोवीनियर्स रखता हूं और वर्ल्ड वाइड के भी सोवीनियर्स रखता हूं। तो मैंने अपने दुकान पे सामान बेचने के पहले लंदन, सिंगापुर सब जगह से सोवीनियर्स खरीदे थे, मतलब सोवीनियर्स मैंने इंपोर्ट किया था। तो डिपार्टमेंट ने कस्टम लॉ में बोला है कि ऐसा शॉप जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन सेंटर के बाहर है, उन लोग ने अगर कोई सोवीनियर्स परचेज किया है, इंपोर्ट किया बेसिकली, तो वो इंपोर्ट पे कोई टैक्स भरने का जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट बोलता है हम लोग ऐसा मान लेंगे कि वो गुड्स वेयर हाउस में पड़ा हुआ है और जिसपे कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। सो नॉर्मली ड्यूटी फ्री शॉप, नॉर्मली मैं बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि उन लोग सिर्फ वही सामान बेचेगा जो इंपोर्ट किया है, उन लोग लोकल मार्केट का भी सामान बेच सकता है। सो नॉर्मली ड्यूटी फ्री शॉप पे वो सामान मिलता है जिसपे कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे किया हुआ है। ड्यूटी पेड शॉप पे वो सामान मिलता है जो इंडिया के लोकल मार्केट से खरीदा है और जिसके ऊपर टैक्स पे किया है। सो गुड्स आर प्रोक्योर्ड इंडिजीनियसली, मतलब लोकल मार्केट से खरीदा है। सर नीरज का दुकान किधर है, मुंबई के अंदर, नीरज ने किसको गुड सप्लाई किया है, ऐसे दुकान वाले को जो किधर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन काउंटर के बियॉन्ड है। तो नीरज है और मिस्टर ए है, नीरज का गुड्स मुंबई सिटी के अंदर है, उसने गुड्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन वाला है उसको दिया है, बट मैंने तो गुड्स मुंबई से मुंबई में सप्लाई किया है, तो मैं तो ड्यूटी चार्ज करूंगा बिकॉज मैंने तो एक्सपोर्ट नहीं किया है। तो जब ये दुकान वाला गुड्स खरीदेगा ना, वो बोलेगा दैट इज ड्यूटी पेड गुड्स, मतलब परचेज पे उसने आईजीएसटी पे किया है। सर ऐसा हो सकता है क्या एक ही दुकान के अंदर ड्यूटी फ्री गुड्स भी है, ड्यूटी पेड गुड्स भी है? यस, 100% हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है एक दुकान एक्सक्लूसिवली इंपोर्ट वाला गुड्स खरीद रहा है, एक दुकान एक्सक्लूसिवली इंडिया का गुड्स बेच रहा है, और एक दुकान ऐसा भी हो सकता है जो कंबाइन बेच रहा है। इट डज नॉट मैटर, सिर्फ डेफिनेशन के लिए दोनों अलग किया हुआ है। सर ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन? ये अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर ये जो दो शॉप है, ड्यूटी फ्री और ड्यूटी पेड शॉप, अगर इन लोग ने डोमेस्टिक मार्केट से गुड्स खरीदा है तो इन लोग ने ड्यूटी पे किया होगा। ड्यूटी पे करने के बाद डिपार्टमेंट बोलता है इन लोग ने गुड्स परचेज किया, टैक्स पे किया,
टैक्स पे करने के बाद दोनों यार, ड्यूटी फ्री शॉप के लिए भी सेम है, ड्यूटी पेड के लिए भी सेम है। मैंने अभी बोला सिर्फ डेफिनेशन के लिए अलग अलग है। तो मेरा शॉप ऐसा है जिसपे मैं इंपोर्टेड गुड्स बेचता हूं तो वो ड्यूटी फ्री हो गया, बट थोड़े गुड्स मैंने लोकल से खरीदे तो वो केस में मैं ड्यूटी पेड शॉप हो गया। तो इन लोग ने अगर गुड्स परचेज किया है तो परचेज पे नीरज ने इन लोग को टैक्स चार्ज किया था। अब ये गुड्स इमिग्रेशन सेंटर पे, एयरपोर्ट पे जब इन लोग सप्लाई करेगा और ऐसे आदमी को सप्लाई करेगा जो आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट है। इंटरनेशनल टूरिस्ट मतलब वही आदमी जो 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर पढ़ा है। तो इन लोग ये टूरिस्ट से टैक्स ही नहीं लेगा। ऊपर कॉन्सेप्ट क्या था, टूरिस्ट ने टैक्स भरा और फिर खुद ने रिफंड लिया। इधर गवर्नमेंट बोलता है शॉपकीपर को कि टूरिस्ट से टैक्स ही मत लो। सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पहले वाले एग्जांपल जो सिर्फ टूरिस्ट वाला पॉइंट था, तो टूरिस्ट ने मुंबई सिटी में जो मेरा दुकान है उधर से सामान खरीदा तो मैं टैक्स चार्ज करेगा और वो रिफंड लेगा। इधर क्या हो रहा है, उसने सामान ऐसे दुकान से खरीदा जो इमिग्रेशन सेंटर के बियॉन्ड है, तो वो दुकान वाला इन लोग से टैक्स ही चार्ज नहीं करेगा, बट वो दुकान वाले ने तो परचेज पे टैक्स पे किया होगा, तो गवर्नमेंट बोलता है परचेज पे जो टैक्स पे किया है उसका रिफंड ले लो। So that is one kind of export only. Export made by duty free shop or duty paid shop to an international outgoing tourist. तो outgoing tourist के ऊपर कोई टैक्स चार्ज ही नहीं करने का है, तो जो लोकल गुड्स खरीदा है वो लोकल गुड्स के ऊपर जो टैक्स पे किया है उसका गवर्नमेंट बोलता है रिफंड लेके जा सकते हैं। So that is concept of duty free shop and duty paid shop. अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे को एक्सपोर्ट के अंदर बोलता है डीम्ड एक्सपोर्ट। पहला कॉन्सेप्ट नॉर्मल एक्सपोर्ट का 96 और 96 से हमें प्रोसीजर बताया। 96 में एक्सपोर्ट अगर ड्यूटी पे करने के बाद किया है तो आएगा, और 96 ए में बॉन्ड और एलयूटी आएगा। फिर एक अपन ने पढ़ा भूटान में एक्सपोर्ट किया तो क्या होएगा, टूरिस्ट को एक्सपोर्ट किया तो क्या होएगा, ड्यूटी पेड और ड्यूटी फ्री शॉप को एक्सपोर्ट किया तो क्या होएगा। अभी मेरे को बोलता है डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है। सो पहली बात तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन एक बार के लिए इग्नोर करना। एकदम सिंपल पॉइंट है, डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब गुड्स एक्चुअल में इंडिया से इंडिया के अंदर ही जा रहा है, बट वो गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट को बेनिफिट्स देने गए तो उसको गवर्नमेंट डीम्ड एक्सपोर्ट मानता है। व्हाट इज डीम्ड एक्सपोर्ट, डेफिनेशन मत पढ़ो एक बार के लिए। पहली बात तो डीम्ड एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट जीरो रेटेड सप्लाई नहीं मानता है। सर जीरो रेटेड सप्लाई मतलब आउटवर्ड टैक्स नहीं आता है और आईटीसी लेके रिफंड मिल जाता है। गवर्नमेंट डीम्ड एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड सप्लाई नहीं मानता है। सर इसका मतलब ये हो गया कि जब अपन गुड्स डीम्ड एक्सपोर्ट करेगा तो अपने को उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होएगा। तो सर टैक्स एप्लीकेबल है तो ऑब्वियसली आईटीसी मिलता ही है ना, बट टैक्स एप्लीकेबल है मतलब बॉन्ड और एलयूटी वाला बेनिफिट तुम लोग को अवेलेबल नहीं है। एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट में आप लोग बॉन्ड और एलयूटी साइन करो और ड्यूटी पे ही मत करो, बट डीम्ड एक्सपोर्ट में ड्यूटी पे करो, बॉन्ड और एलयूटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है और इसको जीरो रेटेड सप्लाई नहीं मानते। सर आईटीसी तो ऑब्वियसली मिलेगा। इसमें एक ही चॉइस है तुम्हारे पास कि डीम्ड एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट बोलता है कि जो टैक्स पे किया उसका हम लोग रिफंड देने के लिए रेडी है। नॉर्मल एक्सपोर्टर को दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन एक्सपोर्ट करो बिना टैक्स पे किए बॉन्ड और एलयूटी के साथ, दूसरा ऑप्शन टैक्स पे करो एक्सपोर्ट पे और रिफंड ले लो। डीम्ड एक्सपोर्टर वाले को एक ही ऑप्शन है, उन लोग एक्सपोर्ट जब करेगा तब टैक्स पे करेगा और टैक्स पे करने के बाद रिफंड लेगा। उन लोग को बॉन्ड और एलयूटी वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आई थिंक समझेगा। सो 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट बोलता है उसको जीरो रेटेड सप्लाई नहीं मानते हैं, उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होएगा, बॉन्ड और एलयूटी वाला ऑप्शन नहीं है, बट जो टैक्स पे किया उसका रिफंड जरूर मिलेगा। आई थिंक समझेगा। सो दैट इज डीम्ड एक्सपोर्ट का प्रोविजन। सर व्हाट इज डीम्ड एक्सपोर्ट, व्हाट इज डीम्ड एक्सपोर्ट का एक ही एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, बाकी तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं इंडिया में टबैस्को सॉस का डीलर हूं, टबैस्को सॉस एक प्रोडक्ट है, मैं टबैस्को सॉस इंपोर्ट करता हूं और वो सॉस एज इट इज एक्सपोर्ट कर देता हूं। अगर मैं इंपोर्ट करता हूं तो मुझे इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ता है। इंपोर्ट ड्यूटी भरने के बाद अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो वो इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड मिल जाता है। जीएसटी में मिलेगा, कस्टम में मिलेगा, किधर भी मिलेगा, बट रिफंड मिल जाएगा। तो पहले मैं ड्यूटी भरूंगा वो एक प्रोसीजर, ड्यूटी का रिफंड लूंगा वो दूसरा प्रोसीजर, एक्सपोर्ट करूंगा वो तीसरा प्रोसीजर, बॉन्ड और एलयूटी का चौथा प्रोसीजर। तो 4 प्रोसीजर मेरे को एप्लीकेबल होता है नॉर्मली।
अगर मैं टबैस्को सॉस वाला हूं और मैं लोकल मार्केट से खरीदूंगा, तो लोकल मार्केट से खरीदूंगा तो वो सामने वाला ड्यूटी चार्ज करेगा, मैं परचेज का प्रोसीजर लूंगा, आईटीसी का प्रोसीजर लूंगा, फिर एक्सपोर्ट एंड सो ऑन, मतलब कॉम्प्लिकेशन है। तो गवर्नमेंट ने ऐसे आदमी को बोला है कि जो आदमी एक्सपोर्ट ही करने वाला है, तो जब गुड्स मैंने इंपोर्ट किया और मैं 100% श्योर हूं कि वो गुड्स एज इट इज एक्सपोर्ट होने वाला है, तो गवर्नमेंट बोलता है इंपोर्ट ड्यूटी पे टैक्स भरो ही मत। तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी पे टैक्स नहीं भरने का है तो तुम लोग को एक एप्लीकेशन देना पड़ता है। अगर तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया तो गवर्नमेंट तुम लोग को एक सर्टिफिकेट देता है, वो सर्टिफिकेट को बोलते हैं एडवांस ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, उसको बोलते हैं एडवांस। सर व्हाट इज एडवांस ऑथराइजेशन? एडवांस ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट किसको मिलता है? ऐसे आदमी को मिलता है जो गुड्स इंपोर्ट कर रहा है एंड ही इज श्योर कि वो इंपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट ही होने वाला है, तो इन लोग को इंपोर्ट पे कोई ड्यूटी नहीं भरने का है। सिमिलरली यही आदमी अगर कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहा है तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है ईपीसीजी स्कीम में, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स स्कीम में। तो सर नीरज कौन है? नीरज ऐसा आदमी जिसके पास सर्टिफिकेट है। कौन सा सर्टिफिकेट है? एडवांस ऑथराइजेशन वाला सर्टिफिकेट है, या तो उसके पास सर्टिफिकेट है ईपीसीजी वाला, या तो नीरज ईओयू है 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, या तो नीरज गोल्ड सप्लाई करता है बैंक्स को। तो ये 4 केसेस में क्या हो रहा है सर? नीरज जो है उसके पास अगर एडवांस ऑथराइजेशन का सर्टिफिकेट है तो जो मिस्टर एक्स नीरज को सामान देगा तो मिस्टर एक्स को डीम्ड एक्सपोर्ट मानेंगे। मतलब मिस्टर एक्स जब नीरज को सामान देगा तो मिस्टर एक्स बोलेगा कि इट इज अ डीम्ड एक्सपोर्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन। तो जब मैं उसको सर्टिफिकेट दूंगा तो वो मेरे को गुड्स सप्लाई करेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज डीम्ड एक्सपोर्ट। आई थिंक समझेगा। सो डेफिनेशन ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट में 4 पॉइंट है। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम जिसके पास सर्टिफिकेट है, ईपीसीजी का सर्टिफिकेट, ईओयू का सर्टिफिकेट, या बैंक्स पीएसयू के गोल्ड प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट ने दिया है। तो ये 4 ट्रांजैक्शन में जब आप गुड्स सप्लाई करते हो तो उसको अपन बोलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट। सर डीम्ड एक्सपोर्ट पे ड्यूटी टैक्सेस आएगा नहीं आएगा? आएगा। जीरो रेटेड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली ड्यूटी आ रहा है तो आईटीसी तो मिलने वाला है। तो सर जो ड्यूटी पे किया वो गवर्नमेंट बोलता है रिफंड हम लोग कर देंगे। इन लोग को एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलता है, बट नॉर्मली एक्सपोर्ट के 2 बेनिफिट है, उसके बदले इन लोग को एक ही बेनिफिट मिलेगा, टैक्स भरो और रिफंड ले लो। सर रिफंड किसको मिलेगा? सप्लायर को या रिसीवर को? तो जिसने मेरे को गुड सप्लाई किया उसके लिए डीम्ड एक्सपोर्ट सेल हो गया, मेरे लिए ये परचेज हो गया। तो गवर्नमेंट बोलता है दोनों में से जिसको रिफंड लेने का है लो, हम लोग को चलेगा। तो रिफंड सप्लायर भी ले सकता है और रिफंड रेसिपिएंट भी ले सकता है। ऑब्वियसली दोनों जन साथ में रिफंड नहीं ले सकते, वो तो दिमाग वाली बात है ना। तो अगर जिसने मुझे सामान बेचा वो आदमी को अगर रिफंड चाहिए तो वो आदमी ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देगा, और वो आदमी जो सप्लायर है वो रेसिपिएंट से एक सर्टिफिकेट साइन करवाएगा कि रेसिपिएंट उसका रिफंड क्लेम करने वाला नहीं है। अगर तुम लोग ये कर दो, डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को सबमिट कर दो, तो गवर्नमेंट सप्लायर को रिफंड दे देगा। अगर रेसिपिएंट को रिफंड चाहिए तो रेसिपिएंट को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने का है, रेसिपिएंट को सप्लायर का अंडरटेकिंग लेके देने का है कि सप्लायर रिफंड नहीं लेने वाला है। तो डीम्ड एक्सपोर्ट में रिफंड ऑफ टैक्स मिलता है, बट किसको मिलेगा? दोनों में से किसी को भी मिल सकता है। नॉर्मली एक्सपोर्टर को रिफंड मिलता है, यहाँ पे सप्लायर और रेसिपिएंट किसी को भी रिफंड मिल सकता है। सप्लायर रिफंड ले रहा है तो रेसिपिएंट अंडरटेकिंग देगा कि वो रिफंड नहीं लेगा, रेसिपिएंट ले रहा है तो सप्लायर अंडरटेकिंग देगा कि मैं रिफंड नहीं लूंगा। सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट। पहला नॉर्मल एक्सपोर्ट था जिसमें 2 चॉइस था, एक्सपोर्ट करो ड्यूटी पे करके रूल 96, बॉन्ड एलयूटी 96A। एक था एक्सपोर्ट टूरिस्ट को किया तो क्या होएगा, एक था ड्यूटी पेड और ड्यूटी रिफंड शॉप, और एक है डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट का एक ही बेनिफिट मिलता है, रिफंड वाला, बॉन्ड और एलयूटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज सब सेम ही है, सिर्फ डेफिनेशन डिफरेंट है। प्लीज डेफिनेशन पे कॉन्सेंट्रेट करना। सर डेफिनेशन ऑफ गुड्स बोलो ना यार। डेफिनेशन ऑफ गुड्स मतलब सेंडिंग गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया मतलब 200 नॉटिकल माइल के बाहर। इतना पॉइंट क्लियर है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में पहला कंडीशन है कि जो सप्लायर है वो इंडिया का होना चाहिए, मतलब लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। इंडिया का होना चाहिए मतलब पासपोर्ट इंडिया का नहीं होना चाहिए, उसका एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में होना चाहिए। जो रेसिपिएंट है दैट शुड बी लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, एंड जो प्लेस ऑफ सप्लाई दैट ऑल्सो हैज टू बी इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी।
अगर किसी ने डिफरेंस समझा होगा तो इधर ही पहला डिफरेंस है। गुड्स में सिर्फ इतना लिखा था, गुड्स मस्ट बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ प्लेस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। ऐसा नहीं बोला था कि रेसिपिएंट भी आउटसाइड इंडिया का होना चाहिए। इधर स्पेसिफिकली बोला है कि रेसिपिएंट भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी होना चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब क्या? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई होता है लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर मुंबई के आर्किटेक्ट ने दुबई के पर्सन को दुबई में एक रेसिडेंट बना के दिया, तो रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, सप्लायर ऑफ इंडिया, तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि ये जो सप्लायर और जो रेसिपिएंट है, ये दोनों एक ही पर्सन का डिस्टिंक्ट एस्टैब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिकली इंडिया के हेड ऑफिस ने अगर दुबई के ब्रांच ऑफिस को सर्विस दिया है, इंडिया के हेड ऑफिस ने, ये एक एग्जांपल है, नीचे आगे और मैं पढ़ाऊंगा, इंडिया के हेड ऑफिस ने दुबई के ब्रांच ऑफिस को अगर सर्विसेज दी है तो उसको एक्सपोर्ट मानने वाले नहीं है, मतलब उन लोग को एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 4th कंडीशन बोलता है इट शुड नॉट बी mere establishment of a distinct person। कंडीशन 1 सप्लायर टैक्सेबल टेरिटरी का होना चाहिए, कंडीशन 2 रेसिपिएंट नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का होना चाहिए, कंडीशन 3 प्लेस ऑफ सप्लाई नॉन टैक्सेबल में होना चाहिए, और दोनों एक ही आदमी का 2 ऑफिस नहीं होना चाहिए। एंड मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज जो कंसीडरेशन मिलना चाहिए वो फॉरेक्स में मिलना चाहिए। कंसीडरेशन फॉरेक्स में मिलना चाहिए जो गुड्स में नहीं था। बट सर आपने तो रुपीस का भी साइन बनाया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने यूएई सऊदी लोग से एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, मोदी ने किया था, बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट था। मोदी ने क्या बोला था कि हम लोग तुम लोग से ऑयल इंपोर्ट करता है जिसका पेमेंट हम लोग को डॉलर्स में करना पड़ता है, तुम लोग हम लोग से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंपोर्ट करता है जिसका पैसा तुम लोग भी हम लोग को डॉलर में देता है, तो तुम लोग का भी डॉलर का कन्वर्जन होता है, हम लोग का भी कन्वर्जन होता है। इससे अच्छा एक काम करता हूं, जब मैं तुम लोग से ऑयल इंपोर्ट करूंगा तो मैं तुम लोग को रुपीस में पैसा दूंगा, और जब मैं तुम लोग को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दूंगा तुम लोग भी मुझे रुपीस में पैसा दे देना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, ट्रांजैक्शन रुपीस में हुआ, बट इट इज सैंक्शन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो अगर ऐसा कोई भी सर्विसेज है जो आरबीआई ने नोटिफाई किया है तो सिर्फ वो सर्विसेज का कंसीडरेशन रुपीस में मिलेगा तो चलेगा, नहीं तो कंसीडरेशन फॉरेक्स में ही मिलना चाहिए। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर सर्विसेज इज कंसीडरेशन फॉरेक्स में आना चाहिए। बट अगर आरबीआई नोटिफाइड सर्विसेज है तो रुपीस में कंसीडरेशन आएगा तो भी चलेगा, फॉरेक्स इज नॉट रिक्वायर्ड। तो टोटल 5 कंडीशन, सप्लायर टैक्सेबल, रेसिपिएंट नॉन टैक्सेबल, प्लेस ऑफ सप्लाई नॉन टैक्सेबल, सप्लायर और रिसीवर दोनों सेम पर्सन के 2 अलग एस्टैब्लिशमेंट नहीं होने चाहिए, और कंसीडरेशन फॉरेक्स में मिलना चाहिए। सर डिस्टिंक्ट पर्सन का एग्जांपल दो ना। डिस्टिंक्ट पर्सन मींस अगर मेरा एक एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है और मेरा एक दूसरा एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया है तो उसको डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। एस्टैब्लिशमेंट कैन बी ब्रांच ऑल्सो एंड मेनी, देयर आर 3 एस्टैब्लिशमेंट जो मैं 1 मिनट में बता दूंगा। अगर मेरा एक एस्टैब्लिशमेंट गुजरात में है और मेरा ही एक एस्टैब्लिशमेंट महाराष्ट्र में है तो उसको भी अपन लोग डिस्टिंक्ट पर्सन ही मानेगा। आई थिंक समझ रहे हैं। अगर मेरा एक एस्टैब्लिशमेंट महाराष्ट्र के अंदर है, मेरा दूसरा एस्टैब्लिशमेंट भी महाराष्ट्र के अंदर है, और दोनों एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड है सेपरेटली, तो डिस्टिंक्ट पर्सन मानेगा। पहले 2 पॉइंट में रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इंडिया में एक ऑफिस, यूएस में ऑफिस, दोनों अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड कुछ भी होएगा, इट इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन। गुजरात में एक ऑफिस, महाराष्ट्र में एक ऑफिस, डिस्टिंक्ट पर्सन, दोनों ऑफिस रजिस्टर्ड होएगा तो भी डिस्टिंक्ट मानेंगे, एक रजिस्टर्ड एक अनरजिस्टर्ड होएगा तो भी डिस्टिंक्ट मानेंगे। बट अगर दोनों ऑफिस एक ही स्टेट में है और दोनों सेपरेटली रजिस्टर्ड है तो उसको डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। तो महाराष्ट्र में 50 ऑफिस है, सबका एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसको डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं मानेंगे। बट महाराष्ट्र में 50 ऑफिस है, सबका अलग अलग नंबर है तो डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। सो डिस्टिंक्ट पर्सन मींस वन एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया, वन एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, और one establishment in one state, another establishment in another state, or one establishment in one state and another establishment in the same state but separately registered. सर establishment मतलब अपना ब्रांच भी हो सकता है, एजेंट का प्लेस भी हो सकता है, और अपना रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस भी हो सकता है। तो अगर मैं इंडिया में एक हेड ऑफिस है, दुबई में एक ब्रांच ऑफिस है तो उसको डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। मुंबई में अगर हेड ऑफिस है
और दुबई में मेरा एजेंट का ऑफिस है, जो सेपरेट मेरा एजेंट है उसका ऑफिस है, तो वो एजेंट का ऑफिस और इंडिया का अपना ऑफिस, दैट विल बी कंसीडर्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस मतलब बेसिकली OIDAR सर्विस में होता है। फॉर एग्जांपल से इंडिया का ऑल्ट बालाजी जो ऐप है, उसने अपना ऐप दुबई में भी लॉन्च किया, तो वो दुबई में पूरा सेटअप लेके नहीं बैठता है। दुबई में एक रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस होता है जो सिर्फ कंप्लायंस करता है, तो वो मियर रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस को भी अपन डिस्टिंक्ट पर्सन मानेगा। तो सर ये पढ़ क्यों रहे हैं? ये इसके लिए अपन पढ़ रहे हैं बिकॉज ये ऑफिसेस के बीच में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको एक्सपोर्ट नहीं मानने वाला है। तो मेरे हेड ऑफिस और मेरे ब्रांच ऑफिस के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इट इज नॉट अ एक्सपोर्ट। मेरे हेड ऑफिस और एजेंट के बीच में हो रहा है तो इट इज नॉट एन एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट का बेनिफिट डिनाई हो जाएगा। आई थिंक समझेगा। सर सप्लायर किधर का है? इंडिया का। रेसिपिएंट किधर का है या प्लेस ऑफ सप्लाई किधर है? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं, IGST एप्लीकेबल हो जाएगा। ये सेम गुड्स में भी पढ़ा था, यहाँ पे सिर्फ मैं सर्विसेज में पढ़ा रहा हूं। तो अभी तक जो पढ़ा डेफिनेशन अलग अलग है। गुड्स का डेफिनेशन में रेसिपिएंट मैटर ही नहीं करता है, कंसीडरेशन मैटर नहीं करता है। सर्विसेज में रेसिपिएंट भी मैटर करता है, कंसीडरेशन भी मैटर करता है, और स्पेसिफिकली बोला है कि एक ही आदमी के दो एस्टैब्लिशमेंट के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। आई थिंक समझेगा। ये जो मैंने पढ़ाया सिर्फ डेफिनेशन पढ़ाया, बाकी सब चीज सेम है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को जीरो रेटेड सप्लाई बोलेंगे, तो जीरो रेटेड सप्लाई बोलेंगे मतलब एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स भरने का जरूरत नहीं है, और ITC ले लो, ITC का रिफंड भी मिल जाएगा। तो ये तो सेम है जो अपन ने ऊपर पढ़ा है, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। लास्ट कॉन्सेप्ट एंड मेन कॉन्सेप्ट इज जीरो रेटेड सप्लाई, बट ये भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब क्या होता है, तो प्लीज रिमेंबर डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक सप्लायर गुड्स और सर्विसेज जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है या तो SEZ को दे सकता है। सिर्फ ये दो ट्रांजैक्शन ही जीरो रेटेड सप्लाई में आता है। तो जो डीम्ड एक्सपोर्ट मैंने पढ़ाया था, सप्लाई EOU को किया तो वो जीरो रेटेड सप्लाई नहीं माना जाता है। सर व्हाट इज बेनिफिट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई? एक मिनट में समझ जाएगा। डेफिनेशन ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई मेरे को बोलता है कि गुड्स और सर्विसेज या तो एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट मतलब सर डेफिनेशन मैंने ऊपर बता दिया, या तो SEZ को सप्लाई करो, SEZ मतलब यूनिट इन इंडिया। अगर ये दो सप्लाई हो रहा है तो ही जीरो रेटेड सप्लाई मानेंगे, नहीं तो मानने वाले नहीं है। सर जीरो रेटेड सप्लाई में क्या है? जीरो रेटेड सप्लाई का मेन कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, प्लीज समझना। जीरो रेटेड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है कि जो सप्लायर है वो जब परचेज करता है गुड्स या सर्विसेज इंडिया से, तो सामने वाला टैक्स लगा के देता है। वही गुड्स और सर्विसेज वो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, डेफिनेशन समझा? अब मैंने क्या किया, इंडिया से कोई गुड्स परचेज किया या सर्विसेज प्रोक्योर किया, और वो गुड्स और सर्विसेज मैंने इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया, तो जीरो रेटेड सप्लाई है या नहीं है? है, बिकॉज इट इज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। अगर SEZ को देता तो भी उसको जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं। सर व्हाट इज बेनिफिट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई? द मेन बेनिफिट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई इज कि लोकल परचेज से, लोकल परचेज करके जब एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जो लोकल परचेज पे GST पे किया उसके ऊपर ITC मिलेगा और यूटिलाइज कर सकते हो। नहीं यूटिलाइज हो रहा है तो रिफंड भी मिल जाएगा। नॉर्मली एग्जेम्प्ट सप्लाई पे ITC नहीं मिलता है, बट अगर जीरो रेटेड सप्लाई है तो एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट भी होएगा, ITC मिलेगा भी, और ITC का रिफंड भी मिलेगा। Please remember, only two transaction can be considered as zero rated supply. One is export and one is supply to SEZ. बाकी को zero rated supply नहीं मानने वाले। सर एक ही बेनिफिट है? नहीं बेटा, ये दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है कि आप एक्सपोर्ट करो बॉन्ड और LUT के साथ, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। प्रोसिक्यूशन 250 लाख के ऊपर है तो बॉन्ड, नहीं तो LUT। और ये या तो बॉन्ड और LUT साइन मत करो। बॉन्ड और LUT साइन किया तो IGST पे ही नहीं करने का है, यहाँ पे IGST पे करने का है। सर इधर ITC का रिफंड मिलेगा, इधर ITC यूज करो और जो टैक्स पे किया है उसका रिफंड मिलेगा। ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, सिर्फ ये 16.3 मैंने वापस से इलॉबरेट किया है। सो दैट इज जीरो रेटेड सप्लाई अंडर IGST। सर रिफंड कितना मिलेगा? तो ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो फॉर अमाउंट ऑफ रिफंड चेक रिफंड चैप्टर जो नेक्स्ट लेक्चर में है। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये बताया कि एक्सपोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट से रिलेटेड बेनिफिट्स क्या है और प्रोसीजर क्या है, कितना रिफंड मिलेगा, वो नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा। मैं लास्ट टाइम स्टार्टिंग से एक बार मैं बता रहा हूँ स्लाइड्स।
फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट, ये तुम लोग के टेक्स्ट बुक में है इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैप्टर में। अगर तुम्हारे पास वो चैप्टर नहीं है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ईमेल आईडी दो, मैं तुम लोग को फॉरवर्ड कर दूंगा। सो पहला इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिनेशन पढ़ा था, इंडिया के बाहर जाना चाहिए 200 नॉटिकल माइल के बाहर, कंसीडरेशन रेलेवेंट नहीं है, रेसिपिएंट किधर का रेलेवेंट नहीं है। दूसरा अपन ने पढ़ा कि एक्सपोर्ट जब भी होएगा तो उसको इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे, आईजीएसटी आएगा। तीसरा एक्सपोर्ट, ये दोनों गुड सर्विसेज के लिए कॉमन है, ये वाला डायग्राम दोनों के लिए कॉमन है, ये दो सेम अपना जो सेक्शन 16(3) था। एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई में हो सकता है जहां पे टैक्स पे मत करो, आईटीसी का रिफंड ले लो, या तो एक्सपोर्ट टैक्स पे करके कर सकते हो, वो केस में जो टैक्स पे किया उसका रिफंड मिलेगा। दो केस में रिफंड नहीं मिलेगा, अगर एक्सपोर्ट पे ड्यूटी आ रहा है तो रिफंड नहीं मिलेगा, या तो कस्टम में ड्रॉबैक क्लेम किया तो रिफंड नहीं मिलेगा। फिर अगर आपने ड्यूटी पे किया तो रिफंड का प्रोसीजर क्या है, वो इधर है। बॉन्ड और एलयूटी का प्रोसीजर 96A में, इधर बोलता है शिपिंग बिल फाइल करो, आरएफडी 1 का जरूरत नहीं है, जीएसटीआर 3 फाइल करो, इनवॉइस अपलोड करो, जीएसटीआर 1 से मैच करवा दो, डिपार्टमेंट रिफंड दे देगा। अगर भूटान में जा रहा है तो भूटान गवर्नमेंट को रिफंड मिलेगा। एक्सपोर्ट हो रहा है सर्विसेज का तो आरएफडी 1 चाहिए, ऊपर शिपिंग मिलता है, इधर आरएफडी 1 है और रूल 89 आ जाएगा। केस 4 मेरे को बोलता है कि 4 नोटिफिकेशन में रिफंड नहीं मिलेगा, 48, 40, 41 एंड 78। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज इन लोग के लिए कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होता है और स्पेशल प्रोविजंस में जाता है, जो मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। सर 96A मतलब बॉन्ड और एलयूटी, तो ये जो फर्स्ट लाइन लिखा है एक्सपोर्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, वो ऊपर मैंने पढ़ा दिया। सेकंड ऑप्शन है एक्सपोर्ट वाले को कि बॉन्ड और एलयूटी साइन कर सकता है। वो केस में सर क्या बॉन्ड में लिखा होएगा, तो बॉन्ड में ये लिखा रहेगा कि मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं गुड्स 3 महीने में एक्सपोर्ट करूंगा, सर्विसेज का पैसा 1 साल में वापस से लेके आऊंगा। अगर नहीं लाया तो वो 3 महीना एक्सपायर होने के 15 दिन के अंदर अंदर में टैक्सेस और ड्यूटी जो पे नहीं किया था वो पे करूंगा विद इंटरेस्ट, और उसमें एक्सटेंशन मिलता है जो मैंने सर्कुलर्स वाले पॉइंट में बताया हुआ है। बराबर है। फिर एलयूटी और बॉन्ड में डिफरेंस मैंने बताया था, प्रोसिक्यूशन चल रहा है तो बॉन्ड, नहीं तो एलयूटी। हमेशा एलयूटी ही बेनिफिशियल होता है, वो एक सिंपल सा फॉर्म में साइन करके देने का है। टूरिस्ट लोग को अगर मैं सप्लाई करूं तो टूरिस्ट मतलब ऐसा आदमी जो 6 महीने से ज्यादा इंडिया में नहीं रहने वाला है, जो शॉपकीपर है वो आईजीएसटी चार्ज करेगा, और टूरिस्ट जब अपने साथ गुड्स लेके जाएगा तो रिफंड ले लेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। अगर ड्यूटी फ्री शॉप, ड्यूटी रिफंड शॉप मतलब ऐसे शॉप जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बियॉन्ड इमिग्रेशन सेंटर है, इन लोग ने अगर कोई गुड्स इंडिया के लोकल मार्केट से खरीदा है तो लोकल मार्केट से जो गुड्स खरीदा है तो टैक्स पे किया होगा, बट जब इंटरनेशनल टूरिस्ट को सप्लाई करेगा तो टैक्स नहीं पे करने का है, तो जो परचेज पे टैक्स पे किया उसका रिफंड मिल जाएगा। डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब 4 ट्रांजैक्शन है, एक है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ईपीसीजी स्कीम, दोनों सेम है, एक में इनपुट्स आता है एक में कैपिटल गुड्स आता है। ईओयू या तो बैंक को गोल्ड सप्लाई किया तो सर डीम्ड एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट होता है, नहीं टैक्सेबल होता है। डीम्ड एक्सपोर्ट में बॉन्ड और एलयूटी का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, इन लोग को टैक्स भरने का है, और जो टैक्स भरा उसका रिफंड मिलेगा, या तो सप्लायर को मिलेगा या तो रेसिपिएंट को मिलेगा, दोनों में से एक को मिलेगा, दोनों को नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का डेफिनेशन मैंने बताया, प्रोसीजर 96 और 96A का ही है। अगर एक्सपोर्ट टैक्स पे करने के बाद किया तो रिफंड क्लेम करने के लिए आरएफडी 1 फाइल करने का है, जो मैंने ऊपर बता दिया है, और बॉन्ड और एलयूटी का प्रोसीजर मैंने बता दिया है। यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन है, सप्लायर इंडिया, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, दोनों सेम एस्टैब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए, पैसा फॉरेक्स में मिलना चाहिए, आरबीआई ने रुपीज में बोला तो चलेगा। सर डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब एक इंडिया एक आउटसाइड इंडिया, डिफरेंट स्टेट, या तो एक स्टेट में रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट, ब्रांच, एजेंट और रिप्रेजेंटेशन ऑफिस को भी डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं, और इन लोग में अगर सप्लाई हो रहा है तो इंटरस्टेट है। ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इसलिए फास्ट जा रहा हूँ। एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में डिपार्टमेंट बोलता है जीरो रेटेड सप्लाई का बेनिफिट मिलेगा, जो सेम अपन ने ऊपर बढ़ा है। व्हाट इज जीरो रेटेड सप्लाई? तो सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन जीरो रेटेड सप्लाई, या तो एक्सपोर्ट होना चाहिए या तो एससीजेड को देना चाहिए। इसमें क्या होता है, जब परचेज करते हो तो टैक्स पे होता है, बट एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट होता है, परचेज का टैक्स आईटीसी मिलता है या तो रिफंड मिलता है। सो देयर आर 2 बेनिफिट, वन इज बॉन्ड साइन करो या तो मत करो, बॉन्ड साइन किया तो टैक्स नहीं आएगा, यहाँ पे टैक्स आएगा, यहाँ पे आईटीसी का रिफंड मिलेगा, यहाँ पे आप लोग ने जो टैक्स पे किया उसका रिफंड मिलेगा। कितना रिफंड मिलेगा वो तुम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा। So that is export import export under GST, import next क्लास में आएगा और रिफंड उसके बाद वाले क्लास में आएगा। So that is refund under export under GST। नोट्स है तुम्हारे पास तो रेफर करना, नहीं है तो मैं तुम लोग को मेल कर सकता हूँ, मेल आईडी कमेंट सेक्शन में देना।
जो नोट्स में इररिलेवेंट पॉइंट्स है वो मैंने नहीं बताया है, जैसे विथ होल्डिंग ऑफ रिफंड। अगर तुम लोग एक्सपोर्ट करते हो तो तुम लोग को रिफंड मिलता है, बट अगर तुम लोग ने कोई कंप्लायंस बराबर से नहीं किया, रिटर्न्स नहीं फाइल किया, तो गवर्नमेंट रिफंड होल्ड कर सकता है। वो तुम लोग सेल्फ स्टडी कर सकता है, बराबर है। सो रेस्ट ऑल पॉइंट्स आर कवर्ड ओवर हियर। विथ होल्ड वाला पॉइंट मैंने कवर नहीं किया है। 0.01% जो कंसेशनल रेट है वो नेक्स्ट क्लास में आएगा, अमाउंट ऑफ रिफंड नेक्स्ट क्लास में आएगा, और इंपोर्ट का प्रोसीजर में सेपरेटली बताऊंगा। सो दैट इज योर एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी।